So hi guys, welcome to our show. All right, so getting started. This session today. Today markets were a little high. We went up by 1.2%. But in general, markets have been on a downward trend since we hit all-time highs around the 1st of December. So that's why we're here to discuss the why of it. Is it recession scares? Is it COVID scares? Or is it just consolidation and profit booking? We've got with us today Mr. Kapil Dhama here. He's the founder of Options 360. He's a full-time options trader based out of New Delhi. Hi, Kapil. Welcome to the show. Hello, how are you? I'm good. How are you? I'm always fine. Hope everything. That's great. So, Kapil, I'd just like to start with this one simple question. That what do you think is, the outlook right now? Do you foresee any further, downside? Do you think the markets are going to fall a little more? There are two type of traders. Okay, so एक तो है जो ऑप्शन ट्रेड करते हैं, ऑप्शन सेल करते हैं. सो राइट नाउ उनके लिए जो सबसे मेजर चीज है जो उन्हें कंसिडरेशन में रखनी है वो है विक्स और आईवी. ओके, राइट नाउ जो मार्केट है ना, ऑप्शन सेलर्स के लिए वो आईवी को फोकस में रखने का मार्केट है. अभी अगर उन्होंने आईवी को फोकस में नहीं रखा तो मार्केट उनको बाहर कर सकती है बाजार से. ओके, या उनको बहुत पैसा दे सकती है. अब उन्हें जजमेंट करना है कि आईवी को कैसे प्ले करना है. ठीक. और रही डायरेक्शनल प्लेयर्स की बात, जो डायरेक्शनली प्ले करते हैं, सो उन डायरेक्शनल प्लेयर्स के लिए मेरा मानना है वो ये है कि अभी मार्केट डलाइमा में है. मतलब अभी मैं ये भी नहीं कह सकता कि मार्केट बहुत बियरिश है और कोविड आ गया और रिसेशन आ गया है. Correct. ठीक है, अभी ऐसा कुछ है नहीं जी. बाजार में. चार्ट ऐसा कुछ बोल Mhm. है. शन का एक ऐसा सिनारियो यहाँ थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट है. थोड़ा मतलब वो इतना नहीं है कि उसके लिए अभी हम बहुत पैनिक में आने शुरू कर दें. अभी उतना नहीं है. तो अभी मेरे हिसाब से रिसेशन के लिए डरने की जरूरत नहीं है. पूरी दुनिया के जो बाजार हैं, पूरी दुनिया के जो बैंक्स हैं, वो उनके लिए वो वर्क कर रहे हैं. चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो फेड हो, वो उसके लिए कुछ ना कुछ कर रहा है. सो वो प्रॉब्लम को हैंडल किया जा सकता है. बट जो सेकंड प्रॉब्लम है कोविड. जी. ठीक. अभी राइट नाउ जो चाइना में जो कंटिन्यूस चल रहा है, मतलब एक तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि चाइना एक ऐसा कंट्री है जो आपको बहुत सारी कि पब्लिक डोमेन में बहुत सारी चीज़ें आए और आपको पता चले. वो ऐसा होने नहीं देता है. बट फिर भी कुछ जो वहाँ पे जो एक्टिविस्ट हैं या कुछ उनके चाइनीज़ एक्टिविस्ट जो यूएस में रहते हैं बेसिकली, सो उन लोगों ने जितना भी अब तक चीज़ें बताई हैं, जो दिखाई हैं, अगर मैं पर्सनली उनको फील करूं या पर्सनली अपने बिहाफ पे बताऊं तो मेरे हिसाब से वो वॉर्स हैं. ठीक. मेरे हिसाब से वो बुरी कंडीशन में है एज ए कंट्री और एज ए पर्सन. मतलब एज ए मार्केट नहीं बता रहा मैं आपको. मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा उसमें हम बाद में बात करेंगे. एज ए कंट्री और एज ए पर्सन जितनी चीज़ें मुझे अब तक पब्लिक डोमेन में मिली हैं चाइनीज़ वायरस को लेके, और अभी भी जो चाइना में फिलहाल जो चल रहा है, जो नया वेरिएंट है, उसको लेके चीज़ें मतलब अलार्मिंग फेज में है मेरे हिसाब से. बट प्रॉब्लम क्या है ना चाइना का, कि आप उस किसी भी चीज़ पे ना रिलाई नहीं कर सकते. चाइना का प्रॉब्लम यही है. वो सही भी है तो भी रिलाई नहीं कर सकते, वो गलत है तो भी रिलाई नहीं कर सकते. मतलब वो ऐसा स्टेट है ना कि आपको कुछ पता ही नहीं वहाँ हो क्या रहा है. इट्स नॉट अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया. सो फिर भी मैं वर्स्ट के सिनारियो अगर मैं कंसिडर करके चलता हूँ तो मैं वर्स्ट के सिनारियो मान के चलता हूँ कि वहाँ पे कोविड बहुत बुरी हालत में है और बहुत अच्छे से फैल रहा है और बहुत जैसा कि चीज़ें दिख रही हैं कि चीज़ें वर्स हैं. तो मैं उसके लिए दो असम्पशन करता हूँ. मेरा पहला असम्पशन ये रहता है हमेशा कि मार्केट एक ही रीजन की वजह से दो बार नहीं गिरता है. जी. ठीक. ये मार्केट में पुराना सेइंग, मतलब ओल्ड सेइंग है कि मार्केट एक ही रीजन की वजह से दो बार नहीं गिरेगा. कोविड की वजह से एक बार 7500 का टच किया तो दोबारा कोविड की वजह से 7500 टच नहीं करेगा. और ये हमने मतलब देखा था सेकंड वेव में, अगर आप लोगों को याद हो, जो सेकंड वेव आई थी लास्ट ईयर अप्रैल के आसपास. ओके. और मेरा ये मानना है कि इंडिया के लिए वो वर्स्ट केस था, मतलब वर्स्ट फेज था वो इंडिया के लिए,
जो 2 महीना था ना, मतलब सरकार गायब हो गई, लोग गायब हो गए, जो ऑफिशियल लोग थे, लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे, वो वर्स्ट केस था, तब भी बाजार गिरा नहीं था। हम्म। उस पूरे जितना फेज में अगर आप मार्च देखेंगे ना, 2020 में गिरा था उतना तो नहीं गिरा था लास्ट टाइम। नहीं नहीं नहीं, अगर उस पूरे फेज में आप देखोगे ना 2 महीने, हेलो कपिल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो जतिन, आर यू एबल टू हियर हिम? ओके। No, Janvi, I am not में भी able ना to जब hear. सेकंड फेज कोविड चल रहा था इंडिया में, कैन यू हियर मी? हाँ कपिल जी, आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है। हाँ देखो प्लीज, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मैं दिल्ली से बाहर हूँ। ओके, ओके। सो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। यस, सो श्योर मेरा ये श्योर श्योर। मानना है कि अगर सेकंड वेव में, मेरा ये मानना है कि जो सेकंड वेव था ना, वो इंडिया के लिए सबसे क्रूशियल था अब तक। आगे क्या होगा वी डोंट नो, नोबडी नोज आगे क्या होगा। बट वो सेकंड वेव ना इंडिया के लिए अब तक, मतलब मैंने जितना देखा अपने जीवन काल में, वो सबसे वर्स्ट केस था कि जब लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, जब लोगों को हॉस्पिटल नहीं मिल रहे थे, मंत्री एमएलए, मतलब मेरा बहुत अच्छा, मतलब टू बी फ्रैंक मेरा बहुत अच्छा अप्रोच है दिल्ली गवर्नमेंट में। सीएम मुझे बहुत अच्छे से डायरेक्ट जानते हैं, ठीक है। ओके। तो भी मुझे 1 to 1 फोन आ गए थे कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो फोन मत करना, ठीक। हम्म। ये सेकंड वेव के हालात थे। तो मेरा ये मानना है कि मैंने अब तक अपनी जो सेकंड वेव आई थी इंडिया में, मैंने उससे बुरे हालात अब तक इंडिया में अब तक नहीं देखे, और अभी भी नहीं। हाँ, अगर फ्यूचर में 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो आए तो तब के तब डिसाइड करेंगे, अभी नहीं कर सकते हम लोग। बट मेरा ये मानना है कि जो चाइना में चल रहा है ना, आई डोंट थिंक से कि वो इंडिया में इस बार होगा और इंडियन मार्केट इतना गिरेगा, मेरा पर्सनली ओपिनियन ये है। ओके। हाँ, अगर वो हालत वापस ओके। रिपीट हुए तो फिर हम दोबारा रीएस्टिमेट करेंगे कि क्या हो सकता है, बट राइट नाउ तो मेरे हिसाब से मार्केट नहीं गिरने वाला है। हाँ, थोड़ा बहुत ओके। करेक्शन और आता रहेगा, अगर थोड़ा बहुत नीचे आता रहेगा। ओके, तो अगर थोड़ा सा भी गिरा तो फिर आपको क्या लगता है कौन से सेक्टर्स सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होंगे, या कौन से सेक्टर्स लोगों को एटलीस्ट अवॉइड करने चाहिए अभी? टू बी फ्रैंक, देखो मैं इन्वेस्टर तो हूँ नहीं, सो मैं वो सेक्टर हम्म। स्पेसिफिक तो नहीं बता पाऊंगा टू बी फ्रैंक। बाकी मतलब जो ओके। भी ट्विटर पे सुन भी रहे होंगे उनको पता है कि मैं तो खाली ट्रेडर हूँ। आई एम डूइंग इंट्राडे ओके। ट्रेडिंग और थोड़ा पोजिशनल ट्रेडिंग में करता हूँ। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं बता सकता कि कौन से सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेंगे, कौन से सेक्टर बुरा परफॉर्म करेंगे। बट मेरा ओवरऑल व्यू ये है, अभी भी थोड़ा नीचे आएगा फिर थोड़ा ऊपर जाएगा। कल फ्राइडे में नीचे गिरा था, आज ऊपर उठ गया, ये हमेशा चलता राइट। रहेगा, ठीक है। बट मेरे हिसाब से अभी कोविड को लेके, हाँ, कोविड को लेके एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा, जो ट्रेडर्स हैं, मतलब मैं इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता सकता क्योंकि मैं खुद इन्वेस्टर नहीं हूँ, और मेरा जीवन में सिंपल सा फिलॉसफी रहा है कि जो काम मैं खुद नहीं करता मैं उसके लिए कभी किसी हम्म। को सजेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। हाँ, ओके। मैं ट्रेडर्स के लिए चीज अच्छी बता सकता हूँ। उसमें से सबसे अच्छी चीज ये है कि राइट नाउ आईवी एक इंक्रीजिंग फेज में स्टार्ट हो गया है, ओके। उसके दो रीजन है, जितने भी ट्रेडर हैं, मतलब अगर वो सुन रहे हैं, सो दो रीजन है कि आईवी अब आपका यहाँ से इंक्रीज होगा। विक्स आपका 12 पे, अभी वो अगेन 16 पे आ गया है, और मुझे अभी भी उम्मीद है कि वो 20 पे भी आ जाएगा। उसके दो रीजन है। पहला, कोविड का जो फियर है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, पर हाँ वो 85 लेवल का नहीं है जो 2020 में आया था कि 85 लेवल पे कोविड पे विक्स चला गया था, वो लेवल का फ्री फियर अभी मार्केट में नहीं है। बट फियर है, थोड़ा बहुत है, तो विक्स थोड़ा, और विक्स ऑलरेडी बॉटम लाइन को टच कर चुका था, तो इंक्रीज होना यहाँ से मतलब है कि यहाँ से इंक्रीज होना चाहिए। सेकंड थिंग जो है वो है बजट। कोविड इज नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ, ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक। यहाँ से लेकर फर्स्ट फेब तक, अब से लेके, आज हम बात कर रहे हैं 26 को, यहाँ से लेके और फर्स्ट फेब तक आपको आईवी इंक्रीज होंगे।
प्रोबेबिलिटी मतलब हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से आईवी इंक्रीज होंगे, विक्स इंक्रीज होगा, प्रीमियम्स इंक्रीज होंगे। तो अगर आप पोजिशनल ट्रेड्स करते हैं और अगर आप नेकेड पोजिशनल ट्रेड्स करते हैं तो मेरा सभी को सजेशन है कि अभी अवॉइड करें। राइट नाउ जो पूरा जनवरी है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा लिखता भी हूँ, पूरा जनवरी कैलेंडर्स के लिए है। जो ट्रेडर्स हैं ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनके लिए बता दूं, पूरा जनवरी कैलेंडर में ट्रेड करो, पैसा बनेगा। और पूरा फरवरी इनवर्स कैलेंडर में ट्रेड करो, पैसा बनेगा। सो अभी जो जनवरी यहाँ से आज से मतलब आप ये मान के चलो मंडे से स्टार्ट हो गया। अगर आप पिछले कुछ साल का डेटा उठा के देखोगे तो दिसंबर लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाता है विक्स राइज होना, आईवी राइज होना बेसिकली, और वो 31 जनवरी तक चलेंगे। बीच में थोड़ा डिप होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा। ओवरऑल 31 जनवरी तक अगर आप आज के सिनेरियो से देखोगे तो 31 जनवरी को आपको आईवी यहाँ से कम 30% अप मिलेगा मिनिमम। आज के उससे अगर आप आज के आईवी को बेसलाइन मानते हैं तो 31 जनवरी को यहाँ से आईवी 30% इंक्रीज होंगे मिनिमम। इससे ऊपर भी हो सकते हैं, मैं मिनिमम बता रहा हूँ। सो मेरा ये मानना है कि अभी जो अब थीटा और आईवी का समय नहीं है। अब ट्रेडर्स के लिए थीटा खाने का और आईवी क्रैश होने का समय बचा नहीं है। अब अगला एक महीना इट विल बी चैलेंजिंग फेज। तो मेरा ये मानना है कि आप कैलेंडर्स में ट्रेड करोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हाँ, 1 फरवरी से लेकर फरवरी एंड तक जबरदस्त थीटा और वेगा आपको डीके मिलने वाला है, बट अब उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। सो एज अ ट्रेडर्स पॉइंट ऑफ व्यू अभी आपको लॉन्ग वेगा स्ट्रेटेजीज बनानी है पूरा जनवरी। इसमें सोचना ही नहीं, कुछ भी कोई सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए। और पूरा फरवरी आपको शॉर्ट वेगा स्ट्रेटेजीज में काम करना है। जनवरी फरवरी ना जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं उनको सिंपल पता होता है कि जनवरी में क्या करना है और फरवरी में क्या करना है। सब लॉन्ग So just a recap for everyone. ठीक है। और Just अब इसमें a अगर किसी का recap for कोई क्वेश्चन हो everyone. तो आप बताओ। हेलो हेलो, और कपिल जी थोड़ा सा लैग है, नो प्रॉब्लम। थोड़ा लैग रिकैप हो सकता है। मैंने बता जैसे रही बताया थी कि मैं मैं बाहर कि आउट ऑफ नेकेड स्टेशन हूँ। कॉल नेकेड कॉल्स अवॉइड करें। जनवरी में कैलेंडर स्ट्रैटेजी को ट्राई करें और फरवरी में इनवर्स कैलेंडर स्ट्रैटेजी को ट्राई करें। इनवर्स कैलेंडर नहीं, फरवरी में इनवर्स कैलेंडर, और जितने मर्जी ऑप्शन बेचने हैं फरवरी में उतने बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। Got it. Understood. ठीक है। Jatin, over to you for your next question. टॉपिक हो गया ना जनवरी। Yeah, thank. मतलब मैं पिछले 15 दिन में जल्दी को सेल करूं, लगातार ट्राई कर रहा हूं करने का। आईवी कह ही नहीं रहा कि उनको सेल करें, कहीं नहीं कह रहा। उनके प्रीमियम इतने कम है राइट नाउ, उनके प्रीमियम भी बढ़ेंगे। उनसे अभी भी कह रहा हूँ कि आप नोट कर लो कि आज जनवरी के मंथ एंड के जो प्रीमियम्स हैं वो कितने हैं, और अब से 10 दिन बाद उनके प्रीमियम उन्हीं सेम स्ट्राइक्स के प्रीमियम कितने होंगे, वो उसको नोट डाउन कर लें। और वो मतलब जैसा मेरा मानना है, जैसा मैंने पिछले 3-4 साल में देखा है, 99% प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको बढ़े हुए मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन या तो आप कोई तो भी एटीएम स्ट्रैडल बाई करके छोड़ दो। एटीएम या जो आपको व्यू है, मान लो आपका व्यू है कि बाजार ऊपर जाएगा तो आप 19,000 का स्ट्रैडल बाई करके छोड़ दो। अगर आपका व्यू है कि बाजार नीचे जाएगा तो आप 18,000 का स्ट्रैडल बाई करके छोड़ दो। उसमें आपको दो चीजें मिलेंगी, डायरेक्शन और प्लस वेगा। वेगा आपके फेवर में रहेगा। थीटा जितना भी डिके होगा वेगा उसको कंट्रोल कर लेगा, डोंट वरी। मतलब वेगा इतना बढ़ेगा कि थीटा को कंपनसेट कर देगा अब अगले एक महीने के अंदर। तो थीटा की टेंशन अब नहीं है जनवरी के अंदर। All right, Kapil ji, काफी interesting insights.
कपिल जी, एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि बैंक निफ्टी हैज बीन द मेजर ड्राइवर ऑफ द निफ्टी since 2008 with HDFC Bank leading the index weightage. आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि इसका इम्प्लीकेशन मर्जर का जो HDFC लिमिटेड एंड HDFC बैंक का होने जा रहा है, इसका मर्जर का क्या इम्पैक्ट बैंक निफ्टी पे होगा एंड ओवरऑल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा इसका? सर देखो, मैं टू बी फ्रैंक, मतलब मर्जर को लेके मेरे दिमाग में तो कोई थॉट नहीं है। मर्जर का न्यूज़ चलता रहा है, अभी लास्ट ईयर भी शायद 2-3 महीने पहले भी एक मर्जर का न्यूज़ आया था। अचानक से बैंक निफ्टी भाग गया था, एक्सपायरी का दिन था और अचानक से एचडीएफसी बैंक बहुत ऊपर चला गया था, फिर नीचे, अगले दिन फिर नीचे आ गया था। देखो मेरा ये मानना है मैं कि न्यू मर्जर होगा, फ्यूचर में क्या होगा आई विल नॉट प्ले अकॉर्डिंग टू दैट। जब हो जाएगा देन वी विल सी। मर्जर का न्यूज़ बहुत बार आ चुका है एचडीएफसी बैंकों को, फर्स्ट टाइम नहीं आया। अभी 3 महीने पहले मर्जर का न्यूज़ था, नहीं हुआ और अगले दिन कुछ फिर न्यूज़ भी नहीं रहा। मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो न्यूज़ है ना, बेसिकली आधा न्यूज़, मतलब 80% ऑफ न्यूज़ जो मार्केट में चलता है वो केवल मैनिपुलेशन के लिए चलता है, ठीक है? और रिटेलर्स को मैनिपुलेट किया जाता है। मतलब टू बी फ्रैंक, टीवी चैनल में, मतलब शायद ये आपके पेटीएम के हिसाब से गलत हो सकता है बोलना, बट मैं टू बी फ्रैंक बोलना चाहूँगा कि जितने भी टीवी चैनल पे आपको रिकमेंडेशन है जो चीज़ दी जाती है ना, मतलब मेरे पास इतने रिसोर्स हैं कि मैं आपको 50,000 में टीवी चैनल पर जाके बिठा सकता हूँ, ठीक है? सो वो सब जी पेड है, डोंट वरी अबाउट दैम। आप अपना एनालिसिस करो, आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल देखो कि क्या करना है आपको, या आप बैक टेस्ट करो कि पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है चीज़ों को लेके। वो टीवी चैनल्स कुछ भी बोलते हैं, डोंट वरी अबाउट देम, डोंट वरी, ठीक है? जब मर्जर हो जाएगा, जब सेबी इस चीज को बोल देगा ना कि मर्जर अप्रूव कर दिया, देन यू कैन कंसीडर। अभी सेबी ने तो पिछले मैं 2 साल से सुन रहा हूँ मर्जर, सेबी ने अब तक एक लाइन नहीं बोली उस मर्जर पे। जी जी। तो आपके तो हिसाब से सर ये सिर्फ न्यूज़ है और इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, जब हो जाए तब जिसे भी जो स्ट्रैटेजी या इम्पैक्ट लेना है वो करे उस हिसाब से? देखो, अगर मर्जर का न्यूज मतलब अगर सेबी दे दे कि हाँ मर्जर को अप्रूव कर दिया है, देन यू कैन गो लॉन्ग, ओके ओके? बट जब तक सेबी ना बोले, मेरा ये मानना है कि जब तक किसी चीज को, देखो किसी भी कंट्री में अच्छी चीज क्या होती है, गवर्नमेंट इज अ गवर्निंग बॉडी, कि जब तक गवर्नमेंट किसी को अप्रूव नहीं करती ना, आप कितनी भी अफवाहें फैलाते रहे, उनका कोई मतलब नहीं है, वो बस मैनिपुलेशन है। मैं इस चीज को बहुत अच्छे से मतलब मानता हूँ कि जब तक कोई गवर्निंग बॉडी या गवर्नमेंट का कोई बॉडी जिसको अथॉरिटी है, जब तक वो किसी चीज को कंसिडरेशन में लेके वो नोटिफाई ना करे, तब तक मैं किसी चीज को मानता नहीं कि हाँ चीज हो सकती है। मैं नहीं मानता, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट इज द लास्ट अथॉरिटी। जब तक वो अप्रूव नहीं कर रही तो फिर बाकी लोग कुछ भी बोलते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जीवन में। जी 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 जी, एकदम सही बात कही है आपने कपिल जी। ओके, तो मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ कपिल जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई वांट टू नो इज, जो थोड़ा सा कोरोना केसेस से ही रिलेटेड है, जिस पे आपने अभी थोड़ी लाइट डाली है, बट उसमें एक स्पेसिफिक चीज हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि क्या निफ्टी फार्मा में कुछ अपस्टिक आ सकता है बिकॉज ऑफ अगेन अ स्केयर फॉर कोरोना? डू यू थिंक, डू यू हैव एनी व्यू ऑन दैट? तो बात है कि एक अप साइड मूव आ सकता है, और वो भी तब, देखो एक्चुअली होता क्या है ना कि जब तक किसी देश की गवर्नमेंट किसी चीज को रिकॉग्नाइज नहीं करती, तब तक बाजार में उसका इम्पैक्ट नहीं आता। जब तक हमारी गवर्नमेंट इसी को रिकॉग्नाइज नहीं करेगी कि हाँ एक प्रॉब्लमेटिक एक टाइप का नया वेरिएंट आया है एंड वी हैव टू फेस ए न्यू काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तब तक आई डोंट थिंक सो कि कुछ होगा। देखो बाजार कैसे चलता है, बाजार चलता है सेंटीमेंट पे, और सेंटीमेंट क्रिएट होता है गवर्नमेंट से।
जब गवर्नमेंट चेंज हो जाती हैं तो बाजार रिएक्ट करता है। गवर्नमेंट क्या रिएक्ट करेगी? और मेरा ये मानना है, पर्टिकुलर मेरा ये मानना है, मतलब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से हटके, किसी भी देश की गवर्नमेंट, किसी भी देश की, मतलब मैं अपने इंडियन गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, किसी भी देश की गवर्नमेंट सबसे लास्ट फेज पे जब चली जाएगी ना, अब, क्योंकि पिछले 3 साल में जो लॉकडाउन हुए और जो इकोनॉमिकल मतलब बैकस्टेप कंट्रीज ने जो झेला है, सो मेरा ये मानना है कि अब कोई भी देश की कंट्री या कोई भी देश का, मतलब जो भी गवर्नमेंट है, लॉकडाउन और जो जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लास्ट रिसोर्ट होगा, लास्ट रिसोर्ट। मतलब जब गवर्नमेंट को लगेगा ना कि चीजें कब कंट्रोल से बाहर है, तब वो लॉकडाउन और उस टाइप की चीजें लगाएगी फॉर अ टाइम बीइंग। अभी गवर्नमेंट को ना क्या हुआ ना, जब फर्स्ट फेज जब आया था तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं था कि ये कितना हानिकारक है, क्या है, तो गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। ट्रू। अब जब वो रिवेन्यू लॉस हुए, जब वो इकोनॉमिक फ्रंट पे लॉस हुए, तो गवर्नमेंट को समझ में आया कि यार ये तो गलत ही हो गया, इतने की जरूरत ही नहीं थी। तो मेरा ये मानना है कि नहीं लगाने वाले, गवर्नमेंट अभी लॉकडाउन नहीं लगाने वाली है, डोंट वरी, ठीक है। जी जी जी, दैट्स अभी क्वाइट एक्चुअली अश्योरेंस। गवर्नमेंट कहाँ से चलेगी? गवर्नमेंट चलेगी रिवेन्यू से। रिवेन्यू जी, कब आएगा? जब इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होंगी। अरे कोई भी देश की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उसका रिवेन्यू गिरे। करेक्ट। मेरा पर्टिकुलर मानना है, टू बी फ्रैंक, मतलब बहुत ब्लंट मैं ये बोल रहा हूँ, बहुत ब्लंट, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में रहा हूँ और मैंने गवर्नमेंट्स को चलते हुए देखा है। गवर्नमेंट करेगा, 2-4 लाख लोग मर भी जाएंगे ना, दे डोंट केयर, ठीक है। ये बहुत ब्लंट बोल रहा हूँ मैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो एक एस्टिमेट मरने का लगा के बैठे हैं। हर गवर्नमेंट एक लोगों के मरने का एस्टिमेट लगा के बैठी होती है कि इतने लोग मर सकते हैं, ठीक है, और वो उसके हिसाब से रिएक्ट करती है। सो राइट। मेरा बिल्कुल अनुमान नहीं है कि यहाँ पे कोई लॉकडाउन लगेगा इंडिया में। अभी तो नहीं, 1-2 महीने तो भूल जाओ। ओके, दैट्स वेरी अश्योरिंग कपिल जी, एंड आई थिंक लॉकडाउन से हम सारे ही गुजरे हैं, तो नोबडी वांट्स के लॉकडाउन हो, तो थैंक्स फॉर शेयरिंग दैट व्यू। सेकंड वेव में आप लोगों ने देखा भी होगा कि गवर्नमेंट ने जो लॉकडाउन लगाए भी थे वो एक सिटी स्पेसिफिक या बहुत रीजनल स्पेसिफिक लगाए थे, वो भी स्टेट गवर्नमेंट्स ने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो मना ही कर दिया था कि हम नहीं लगाने वाले हैं। और सबसे ज्यादा लोग मरे थे सेकंड वेव में। फर्स्ट वेव करेक्ट। में इतने लोग नहीं मरे जितने सेकंड वेव में मरे। और सेकंड वेव में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई लॉकडाउन नहीं था, स्टेट स्पेसिफिक था। और स्टेट का भी, जैसे मैं यूपी में रहता हूँ, मतलब दिल्ली एनसीआर में, सो वो एकदम मतलब सिटी स्पेसिफिक था कि भाई ये शहर में लगा दो, ये शहर में मत लगाओ। मतलब गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि हाँ ठीक है, पॉकेट्स अगर ब्लॉक हो रहे हैं तो ओके, बट ओवरऑल इकोनॉमी ब्लॉक ना हो। क्योंकि गवर्नमेंट को भी भाई 2024 में चुनाव है राइट नाउ इंडिया में, ओके। और अगर अब यहाँ से 3 महीने का लॉकडाउन लगाना तो इकोनॉमी इतनी क्रैश कर जाएगी कि गवर्नमेंट ही गिर जाएगी 24 में। फिलहाल कोई भी पार्टी अगर सेंटर में है तो वो ना, लोग मरते हैं तो मरे, दे डोंट केयर। फिलहाल उन्हें गवर्नमेंट बचानी है, तो मेरा पर्टिकुलर मानना है कि लॉकडाउन तो नहीं लग रहा। राइट राइट राइट, थैंक यू कपिल जी ये व्यू शेयर करने के लिए। अच्छा हाँ, टू बी फ्रैंक हर्ष भाई, मेरे व्यू थोड़े ब्लंट रहते हैं, ठीक है, जी जी। बट वो रियलिटी है, हार्श रियलिटी वही है। राइट राइट राइट, और मार्केट रियलिटी पे ही चलती है, तो हाँ, और मार्केट रियलिटी पे that's- चलेगी। जी 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 जी, वी अंडरस्टैंड या। अच्छा, कपिल जी, और एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, जो कि सपोज किसी का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो आज के डेट में रेड में है, मतलब हम्म, काफी 20%, 10%, 25% डाउन है, तो हम्म। अब उसकी आगे के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए? व्हाट वुड बी द आइडियल अप्रोच फॉर दैट पर्सन? आपका क्या राय है, क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए, कुछ पैनिक नहीं करना चाहिए, व्हाट वी आर सीइंग, थोड़ा लॉन्ग में रहना चाहिए, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखो, इसमें ना पॉइंट ऑफ व्यू का एक डिफरेंस है हर्ष भाई। पहला डिफरेंस ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, जैसे मेरे पास कुछ शेयर पड़े हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हैं, उस अकाउंट को मैं कभी खोल के भी नहीं देखता, मैंने अभी भी खोल के नहीं देखा, ठीक है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर हो, देन यू शुड नॉट केयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। बट अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे एक एक्टिवली
पार्टिसिपेशन करना है मार्केट के हिसाब से कि मुझे किस लेवल के हिसाब से एग्जिट करना है, फिर एंट्री करनी है। अगर आप उस टाइप से इन्वेस्टमेंट करते हैं देन 18,100 वो लेवल था कि जब आपको एग्जिट कर लेना चाहिए था, अगर आप उस टाइप से सोचते हैं। अगर ओके अगर ओके आपने 18,100 पे नहीं करा है तो फिर 17,300 के आसपास एक लेवल है। अच्छा ठीक, तो आप वहां पे जाके एग्जिट कर सकते हैं अगर आप अब अभी नहीं किया है। सो अब ना निफ्टी के लेवल को आप देखें कि निफ्टी में कहाँ मेजर लेवल है, मेजर मतलब मेजर जहाँ से कई बार रिजेक्ट हुआ हो, तो आप वहां पे एग्जिट राइट करें। अगर वो लेवल डेली फ्रेम पे अगर वो ब्रीच होते हैं और डेली फ्रेम पे उनके नीचे क्लोजिंग होती है और अगर अगला दिन उस लो के नीचे स्टार्ट होता है देन यू शुड एग्जिट। ओके ओके इन्वेस्टमेंट देखो, टू बी फ्रैंक हर्ष भाई, आई एम नॉट इन्वेस्टर टाइप ऑफ गाय। हाँ, मेरे पास अपनी कुछ होल्डिंग्स हैं, मैं उनको अपने हिसाब से चलाता हूँ, बट मेरा जो होल्डिंग्स हैं जितनी भी हैं, मेरे कैपिटल केवल 10% है। ठीक है, और मैं उनको डाल के छोड़ के रखा हूँ, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है वो कब कहाँ जाएंगी। मेरी इस टाइप की होल्डिंग्स हैं, मैं उन्हें देखता भी नहीं हूँ, वो अकाउंट भी नहीं खोलता हूँ। बट मेरे हिसाब से 18,100 एक लेवल था कि जहाँ पे आपको एग्जिट करना चाहिए था अगर आप इन्वेस्टर हो और मार्केट के हिसाब से अगर अपनी चीज़ों को एडजस्ट करते हो, तो 18,100 को वो लेवल था जहाँ पे आपको एग्जिट कर लेना चाहिए था। 18,100 पे नहीं करता आपको 17,200 300 के आसपास एक लेवल मिलेगा, फिर आप वहां तक वेट करो अगर आपने 18,100 पे नहीं किया। अंडरस्टूड अंडरस्टूड कपिल जी, थैंक यू सो मच। कपिल जी, और एक क्वेश्चन जो आ रहा है माइंड में इज which sector people should currently explore while investing in India? Like how much percentage of capital should allocate now? कितना exposure लेना चाहिए आज के डेट में इंडिया में? आपको क्या लगता है? What is your view in on the exposure side of it? And currently कौन से सेक्टर्स या कहाँ पर हमको इंडिया में अगर इन्वेस्ट करना है तो कहाँ करना चाहिए? हर्ष भाई, आई डोंट थिंक सो कि आई एम ए राइट पर्सन टू टॉक ओके अबाउट दिस। मतलब मैं टू बी ओके, फ्रैंक, मतलब देखो, मैं कुछ भी झूठ मूठ का बोल दूं उसको कोई फायदा नहीं है, नो बट प्रॉब्लम आई एम नॉट द राइट पर्सन। no problem no problem. I have another question for which our traders will be interested into is what are the opportunities for trader in the falling market? uh, how traders can trade now? अभी जो falling market हो रहा है उसमें क्या strategy लेनी चाहिए कपिल जी आपके हिसाब से? हेलो कपिल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जानवी, कैन यू हियर हिम? No, I can't hear him either. ओके Acha, he's reconnecting. कपिल जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? कपिल जी, आप म्यूट पे हो, इनके साथ बात कर रहे हो। Yeah, he's rejoining. Just a minute, guys. He's just rejoining. हेलो, कैन यू हियर मी? जी जी कपिल जी, अब आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, मैं एक्चुअली मैंने बताया मैं आउट ऑफ सिटी हूँ तो थोड़ा सा नहीं प्रॉब्लम नहीं हो नहीं, सकता नो है। प्रॉब्लम, वी अंडरस्टैंड दैट। तो कपिल जी, एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा था विच इज व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेडर्स जो ये फॉलिंग मार्केट है, तो हाउ ट्रेडर्स कैन ट्रेड एग्जैक्टली नाउ ये फॉलिंग मार्केट को देखते हुए
फॉलिंग राइजिंग, इट्स अ वोलेटाइल मार्केट, बट जब मार्केट फॉल हो रहा है तो ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए टू यू नो रियली बैंक ऑन दैट अपॉर्चुनिटी? सी, अगर आप ट्रेडर हो और मैं फॉलिंग मार्केट का हमेशा वेट करता हूँ, जब मैं ट्रेडर एज ए ट्रेडर मैं सोचता हूँ तो मैं फॉलिंग मार्केट का वेट करता हूँ कि मुझे कब एक अच्छे प्रीमियम पे ऑप्शन बेचने मिले। ठीक, तो मेरा ये सजेशन है जितने भी ट्रेडर्स हैं, तो अगर आप फॉलिंग एक आप टाइम बना लीजिए दिमाग में, मतलब सिंपल पैरामीटर बता रहा हूँ कि आपको उसमें विक्स का सोचना नहीं पड़ेगा कि जब भी आपको 10,000 पॉइंट फार इन बैंक निफ्टी, मंथली ऑप्शन बता रहा हूँ कि अगर जनवरी का ऑप्शन 10,000 पॉइंट फार मीन्स कि 5,000 पॉइंट ऊपर का कॉल और 5,000 पॉइंट नीचे का पुट। ठीक, अगर आपको 300 पॉइंट में मिल रहा है, 300 पॉइंट्स 150 प्लस 150 से ऊपर अगर मिल रहा है, इट मीन्स इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट देम। ओके ओके ओके, जब भी वो अपॉर्चुनिटी आपको मिले वो तभी मिलेगी जब विक्स इंक्रीज होगा, और विक्स तब इंक्रीज होगा जब मार्केट फॉलिंग कंडीशन में होगी, कि अगर बाजार नीचे गिर रहा है तो विक्स इंक्रीज होगा और वो प्रीमियम शूट अप होंगे। मतलब यू वोंट बिलीव इट कि मैं पूरा दिसंबर से वेट कर रहा हूँ, पूरा दिसंबर से हम लोग वेट कर रहे हैं कि कब ये विक्स शूट अप हो और कब हमें एक गुड अपॉर्चुनिटी मिले कि मंथली ऑप्शंस को शॉर्ट करने की, जनवरी और फरवरी के ऑप्शन हमें शॉर्ट करने हैं, बट हम उसको नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही लगातार एक महीने से। पूरा पूरा दिसंबर का जो विक्स चला गया वो चला गया 12, 15, 14 में, उसमें वो प्रीमियम नहीं मिलेंगे आपको। और 10,000 राइट पॉइंट का रेंज बहुत बड़ा रेंज होता है, मतलब तो बाहर का रेंज है वो। ओके तो जितने भी लोग हैं विक्स राइजिंग विक्स में अगर आपको ऑप्शन बेचने हैं, मेरा ये मानना है कि 3 ट्रेंच में, मतलब 3 बार में आप ऑप्शन बेचो। मतलब अगर आपका बजट है कि आपको 10 लॉट बेचने हैं, मेरा सजेशन है जितने भी ट्रेडर्स हैं एक साथ 10 के 10 मत बेचो। जैसे आपको लगे, जो मैंने आपको क्राइटेरिया ऑप्शन 10,000 पॉइंट की रेंज में अगर आपको 300 पॉइंट का मिल रहा है, मैं करंट सिनारियो के हिसाब से बता रहा हूँ, नॉर्मल सिनारियो के हिसाब से नहीं। नॉर्मल सिनारियो के हिसाब से वो 500 पॉइंट का ही मिल सकता है, बट करंट सिनारियो के हिसाब से वो 300 पॉइंट का आप एवरेज मान सकते हो। जैसे 300 का मिले और अगर आप 3 लॉट बेचो, फिर जैसे वो 360 या 370 की रेंज में दोबारा अगर चला जाए, विक्स इंक्रीज हो गया, और विक्स इंक्रीज हो गया, हमें नहीं पता कितना विक्स इंक्रीज होगा या कितना शूट अप होगा, वी डोंट नो, फिर एक लॉट बेचो। फिर अगर वो 450 पे चला गया फिर एक बेचो। मतलब 3 बार में आप उसको क्वांटिटी को स्टैगर्ड करके आपको बेचना चाहिए। मैं वही करता हूँ। okay that's a very interesting strategy. I think this will help to way to average हर्ष out and हर्ष ensure भाई, that यू वोंट बिलीव इट कि पूरा अक्टूबर नवंबर, मतलब सितंबर से हम लोगों ने शुरू किया था, मतलब सितंबर में आप हमने अक्टूबर बेचा, नवंबर बेचा, दिसंबर बेचा, इवन जनवरी बेचा। मतलब 300 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है मंथली। 300 पॉइंट्स का प्रॉफिट बहुत होता है मंथली। 7,500 रुपए एक लॉट में बहुत होते हैं। ठीक है, लेकिन दिसंबर में विक्स उसके लिए था ही नहीं कि आप उसको बेच सको। यू वोंट बिलीव इट कि 3,000 पॉइंट नीचे और 3,000 पॉइंट ऊपर 150 पॉइंट नहीं मिल रहे थे टोटल मिला के कॉल पुट का, इतना विक्स डाउन था। तब ऑप्शन सेलर्स को उन ऑप्शंस को बेचने को अवॉइड करना चाहिए, ना बेचें। हम लोग वेट करें। देखो, जैसे कहा जाता है, कहावत है, सेइंग है कि आपको वेट करना ज़्यादा जरूरी है, कि आप कितने लंबे समय तक वेट कर सकते हो अपने ट्रेडिंग सेटअप का। तो मेरे हिसाब से जो मेरा ट्रेडिंग सेटअप मंथली में है वो अब यहाँ से स्टार्ट होगा, और मैं पूरा जनवरी में भी उसको कंसिडर नहीं करूंगा कि मुझे प्रॉफिट देगा, क्योंकि मुझे ये मेंटली पता है और आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि पूरा जनवरी विक्स इंक्रीज होंगे। ठीक, आप उससे बच नहीं सकते, देयर इज नो सेकंड रिसॉर्ट। तो उसमें आप ना क्वांटिटी को वो कर लीजिए, 5 पार्ट में बांट लो, कि पहले कुछ 20% डाली, फिर और इंक्रीज हो गया 20% और डाल दी, फिर और इंक्रीज हो गया 20% और डाल दी। भाई देखो, जो दिसंबर की एक्सपायरी है उसको तो दिसंबर एंड पे जीरो होना ही है, भले 1 तारीख का बजट हो। भाई ये तो यूनिवर्सल लॉ है।
ऑल प्रीमियम विल बी 0 at 3:30 ऑन एक्सपायरी डे। ये तो यूनिवर्सल लॉ है, इससे तो आप राइट नहीं बच सकते। हाँ, और कुछ प्रीमियम कुछ ऑप्शन आप फरवरी का भी शॉर्ट करो, मेरा सजेशन है। फरवरी के जो ऑप्शन होंगे ना, भयंकर आपको पैसा देंगे, भयंकर। कुछ भी बेच लेना पैसा देगा, डोंट वरी। लेकिन उसको इकट्ठा मत बेचना कि अभी बेच दिया और यहाँ से प्रीमियम इंक्रीज होता चला गया, वैसे लॉस में आ गए। जब 15% इंक्रीज हो जाए, 20% आपके प्रीमियम में, तब एक लॉट और एक्स्ट्रा सेल करना। और डरना नहीं कि ये तो बहुत बढ़ गया, मैं क्या करूं, डरना नहीं। सब डीके होगा, सब जीरो होना है। राइट सो ट्रेडर्स को मेरा सजेशन यही है कि यहाँ से विक्स वैसे पूरा जनवरी इंक्रीज होगा, और अगर वो जनवरी के हिसाब से ट्रेड करें तो कैलेंडर करें। बट अगर वो मंथली, बाई मंथली और क्वार्टरली ऑप्शन बेचते हैं, जैसे मैं बेचता हूँ, मैं मंथली बाई मंथली ऑप्शन बेचता हूँ, सो मैं उसको 3-4 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ पूरी क्वांटिटी को। तो आप उसके हिसाब से करो, आपको पैसा बनेगा, डोंट वरी। और अगर फरवरी के बेचोगे तो डेफिनेटली बनेगा। फरवरी के बेच दो, मार्च के बेच लो, कोई दिक्कत नहीं, और डेफिनेटली पैसा बनेगा। बट रेंज बड़ी रखना, और एडजस्टमेंट का एक स्कोप रखना कि आप एडजस्टमेंट कर पाओ अगर मार्केट मूवमेंट दे। बट आपको वेगा का डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा मार्च तक, डोंट वरी, और अच्छा पैसा बनेगा। ग्रेट ग्रेट कपिल जी, दैट्स एन इंटरेस्टिंग एडवाइस टू आवर ट्रेडर्स। आई थिंक ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी, एंड बजट राउंड द कॉर्नर। आई थिंक बहुत सारी चीजें फेवरेबल होगी ट्रेडर्स के लिए। जी तो मेरे एंड से अभी आपको क्वेश्चन हो तो दे सकते हैं। जी कपिल जी, सो एक आपकी, बिफोर वी take up questions from other people and listeners, आप कुछ फाइनल एडवाइस, एक जेनरिक एडवाइस देना चाहेंगे हमारे ट्रेडर्स को, कैन हु आर आवर लिसनर्स, के एग्जैक्टली अभी क्या देखना चाहिए आउटलुक? जो आपने काफी सारी चीजें बता दी ऑलरेडी, बट ऐसी कोई चीज जो आप, जिसे कहते हैं ना, especially for new traders, Kapil ji, if you have any advice for new traders out there who are देखो listening हाँ, to us. मैं दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देता हूँ। पहला, एज ए पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर, अगर आपने स्टॉक्स बाय किए हुए हैं, तो मेरा जितने भी स्टॉक्स, जितने लोगों ने, मैंने भी कुछ स्टॉक्स लिए हुए हैं, वो नेगेटिव में चल रहे हैं राइट नाउ। बट मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि जब तक आपको गवर्नमेंट पैनिक में ना दिखे, जब तक गवर्नमेंट पैनिक में ना दिखे, तब तक आपको वो स्टॉक मत निकालना, मेरा सजेशन है आपसे। ठीक, गवर्नमेंट पैनिक में पता कब आती है? जब बिल्कुल कोई चारा नहीं बचता है। मतलब सबसे पहली कोई भी गवर्नमेंट हो, वो पहली चीज पब्लिक से छुपाती है चीजों को, कि पब्लिक तक ना जाए, पब्लिक तक पता ही ना चले, पब्लिक को ना बोलना पड़े। अगर गवर्नमेंट ही फ्रंट फुट पे आके बोलने लगे कि हाँ अब प्रॉब्लम्स हैं, तो इट मीन्स कि प्रॉब्लम्स ऑलरेडी बहुत बढ़ चुके हैं, तब गवर्नमेंट को बोलना पड़ा है। जिस दिन गवर्नमेंट के, आपको गवर्नमेंट के किसी ऑफिशियल से या पीएम से या एटलीस्ट हेल्थ मिनिस्टर से या किसी से एक बड़ा एक चीज़ सुनने को मिले कि हाँ बहुत प्रॉब्लम है और अब हमें रेस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे, तब आपको कॉशियस हो जाना चाहिए, मेरा ये मानना है। क्योंकि हमारा बाजार चलता है गवर्नमेंट के सेंटिमेंट, आपके और मेरे सेंटिमेंट से नहीं चलता कि आप और मैं क्या सोच रहे हैं। उसका कोई वो नहीं है, ना एफआईआई और डीआई के हिसाब से चलता। अगर आप लोगों को लगता है कि एफआईआई डीआई क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से बाजार चलता है, तो मैं उसको कभी कंसिडर नहीं करता। मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और गवर्नमेंट किस चीज़ को लेके परेशान है, या गवर्नमेंट किस चीज़ को लेके बहुत पॉजिटिव है, आपको उसके हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देश चलाना है सरकार को, देश चलाना है गवर्नमेंट को। और ये जो हमारा निफ्टी और ये जो पूरा इंडेक्स और जो कुछ भी है, इट्स जस्ट अ स्मॉल पार्ट। आप इस चीज़ को जितनी जल्दी समझ लें, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। बाजार में लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू इससे अलग हो सकता है, ठीक। और मेरा हमेशा से मानना है कि लोग अलग होते हैं, गलत नहीं होते। मतलब शायद वो भी सही हो या मैं भी सही हूँ, लोग अलग हैं, मतलब उनका सोचना अलग हो सकता है, मेरा अलग। बट मैं गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत चीज़ों को देखता हूँ। मतलब मैं बाजार क्या कह रहा है, सेंटीमेंट क्या कह रहा है, एफआईआई क्या कह रहे हैं, डीआई क्या कह रहे हैं,
मैं उसके हिसाब से कभी नहीं सोचता, क्योंकि मेरा ये मानना है कि देश चलाना है सरकार को, ठीक। और सरकार जो चाहेगी ना, मेरा, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में रहा हूँ और मैंने गवर्नमेंट को चलते हुए देखा है, तो गवर्नमेंट जो चाहती है ना वो कर लेती है। अगर गवर्नमेंट ये आपको बताने पे आ गई कि एवरीथिंग इज गुड, और चाहे कितनी भी चीजें बुरी हों, तो आप एट द एंड ऑफ द डे ये मान लोगे कि हाँ सब कुछ अच्छा है। परसेप्शन गवर्नमेंट बनाती है, FIDI नहीं, ना आप और मैं, ना रिटेलर्स, ठीक। तो गवर्नमेंट को देखना कि जब गवर्नमेंट पैनिक में दिखे आपको, तभी आपको इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से एग्जिट करना, अदरवाइज नहीं, कोई जरूरत नहीं है। और मुझे नहीं लगता भी हमारी गवर्नमेंट पैनिक में है। अच्छा हाँ, ये बात अलग है कि हमारी गवर्नमेंट सबसे बाद में पैनिक में आती है, ठीक है, बट फिर भी गवर्नमेंट का वेट करना। मैं गवर्नमेंट को देखूंगा कि गवर्नमेंट का स्टैंड लेती है। क्योंकि बहुत सारे लोग वैक्सीनेटेड हैं ऑलरेडी, डबल वैक्सीनेशन है। और जो ये चाइना में जो वायरस आया है, हाँ ठीक है, अलार्मिंग सिचुएशन चाइना में है। आई डोंट नो हमारे यहाँ पे शायद हो कि नहीं हो, वो हमें नहीं पता, क्योंकि सेकंड फेज में जो हमारे अलार्मिंग सिचुएशंस थी अप्रैल में, लास्ट अप्रैल में, तब चाइना में नहीं थी। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज, जो वायरस उनके यहाँ इस समय तबाही मचा रहा है, वो हमारे यहाँ तबाही मचाए ही ना, क्योंकि हमारे पहला वाला वायरस ऑलरेडी तबाही मचा चुका है। तो ये चीज एक बार कंसिडरेशन में होगी इन्वेस्टर्स के लिए। उनको केवल गवर्नमेंट को देखना, जिस दिन गवर्नमेंट पैनिक में दिखे तब एग्जिट करना। मतलब मेरे एंड से मेरा जो बता रहा था वो एंड हो गया है, और बस मैं ये कहना चाहूँ कि जब तक गवर्नमेंट पैनिक ना करे, आप लोग पैनिक मत करना। Exactly. There's no need to panic right now, guys. Great. Thank you, Kapil ji. मैं बस ending remarks ही दे रही थी. So happy to have you on our show. Hope to have more shows with you in the future. And everybody keep watching this space out for even more live events this week, next week, all about the market. And yeah, follow us, guys, and keep in touch. ओके मैम, ओके।